एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके हालात भी बिल्कुल डीएचएफएल जैसे होने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं डीएचएफएल जैसे हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की और एसआरई इक्विपमेंट और एसआरई ग्रुप की सारी कंपनीज के बारे में, जिसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है और यहाँ पे शेयर होल्डर्स को यहाँ पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और दूर रहने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। नहीं तो आपके साथ वो होगा जो डीएचएफएल में हुआ था। डीएचएफएल में जिस तरीके से शेयर्स डीलिस्ट हो गए थे, उसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एसआरई ग्रुप में हो क्या रहा है और आज आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है और आने वाले समय में क्या होगा, शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग इनका यहाँ पे 35,000 करोड़ का लोन है। एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंकों से यहाँ पे 35,000 करोड़ का लोन है। ये बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है जो यहाँ पे इक्विपमेंट फाइनेंस और बाकी सभी तरह के एनबीएफसी यहाँ पे जो लेंडिंग वगैरह करती है। बिल्कुल वही का वही बिजनेस है जिस तरीके का डीएचएफएल था और उसी तरीके का बिजनेस और उसी तरीके की बिजनेस प्रैक्टिसेस है। यहाँ पे अभी रिसेंट में क्या हुआ था, यहाँ पे आरबीआई ने जब जून में एक ऑडिट कंडक्ट किया था एसआरई इंफ्रा ग्रुप का, तो यहाँ पे 8,000 करोड़ के कुछ ऐसे लोन्स मिले थे जो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने ही ग्रुप कंपनीज या फिर अपनी ही रिलेटेड पार्टीज को यहाँ पे फंड डाइवर्जन के थ्रू यहाँ पे लोन जैसे दिखा के यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे एसआरई ग्रुप की यहाँ पे चीजें चलती गई। जून क्वार्टर में उन लोग ने भारी भरकम 900 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया था। उस तरीके से अब यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे बैंकों को लग रहा है कि एसआरई ग्रुप को यहाँ पे एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए और यहाँ पे एसआरई ग्रुप ने इन सब चीज़ों से यहाँ पे बचने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजल्स रखे थे। यानी लेंडर्स को प्रपोजल रखा था कि हम लोग यहाँ पे आपकी डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करवा देते हैं, या फिर एक उन लोग ने नया प्रपोजल रखा था, एक इन्वेस्टर को लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने बोला था 2,000 करोड़ का यहाँ पे वो लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रुप के अंदर। पर वो सारी चीज़ों पर आरबीआई ने रोक लगाई और आरबीआई ने उनके सभी प्रपोजल्स को रिजेक्ट करते हुए आज यहाँ पे जो नोटिस आया है वो है सुपरसीशन यानी सुपर सप्रेशन ऑफ द बोर्ड। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी बोर्ड को यहाँ पे हटाना होता है तो उसको सुपरसीड कहा जाता है। आज आरबीआई ने एक नियम के दौरान यहाँ पे पुराने जो मैनेजमेंट और प्रमोटर्स और पूरे बोर्ड को यहाँ पे हटा दिया है और आरबीआई द्वारा जो अब गठित एक मैनेजमेंट यहाँ पे आएगा। अब इसके अंदर बेसिकली कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के हेड होंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है रजनीश शर्मा, जो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने पेमेंट वगैरह को नहीं चुकाने के कारण, आरबीआई ने बोला है कि हम लोग यहाँ पे अब इसका कंट्रोल लेते हैं और फर्दर जो हमारा एक्शन प्लान रहेगा आरबीआई का वो ये है कि इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एनबीएफसीज, यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में एनसीएलटी में रेफर करके यहाँ पे इसका इंसॉल्वेंसी यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल वही सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे डीएचएफएल में हुई थी। डीएचएफएल पे हम लोग ने इंडिया में सबसे पहले हम लोग ने बोला था कि इसके शेयर्स यहाँ पे डीलिस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे शेयर होल्डर्स का सारा पैसा डूब जाएगा। लगभग हम लोग ने दिसंबर पे यहाँ पे वीडियो बनाया था और वहां से लेकर अभी तक जब तक लास्ट डीएचएफएल ट्रेड हुआ था तो 20 वीडियोस हम लोग ने बनाए थे। उस तरीके की बहुत सारी कचरा कंपनियों पे हम लोग ने वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि जेट एयरवेज हो गया, आरकॉम हो गया। और मैं आपको बता दूं, जेट एयरवेज तो जीता जागता यहाँ पे एक सुसाइडल स्टॉक है। जो भी जेट एयरवेज के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वो प्लीज 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 हाथ की हाथ बेच दे, नहीं तो उनके 100 शेयर के बदले केवल 1 शेयर मिलेगा और उसका भाव यहाँ पे वो स्प्लिट या बोनस जैसा नहीं होगा कि भाव बढ़ जाएगा, बल्कि सीधा का सीधा नुकसान होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें तो बात हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अभी यहाँ पे आरबीआई जब अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है तो वो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें देखेगा कि यहाँ पे क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, क्या एक इन्वेस्टर लाके यहाँ पे कुछ किया जा सकता है क्या। बट जनरली जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स और जिस तरीके के यहाँ पे सभी लेंडर्स का सोचना है, इनके मेन लेंडर्स हैं बेसिकली एसबीआई और यूको बैंक, वो ये मानते हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में ले जाना चाहिए। तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद इसको इंसॉल्वेंसी में ले जाएंगे, जब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आरबीआई भी बोल रहा है कि उनका यही प्लान है कि यहाँ पे हम लोग इंटेंड करते हैं कि यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे। जनरली ये जो मूवमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंट होना पुराने प्रमोटर्स के जगह पे जो कि खराब थे, तो ये मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पॉजिटिव माना जाता है शेयर प्राइस के लिए, बट यहाँ पे एनसीएलटी में आना एक नेगेटिव माना जाता है। तो हो सकता है कल आपको थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखे, बट यहाँ पे ओवरऑल कंपनी यहाँ पे दिवालिया है और इसके हालात बिल्कुल वैसे ही होने वाले। मैं आपको क्या राय देता हूँ एज ए शेयर होल्डर, आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट एग्जिट एंड एग्जिट। आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, इसमें कोई भी नया पैसा बिल्कुल मत डालिए, किसी भी तरह का एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप लॉस
आज मत बुक कीजिए, थोड़े थोड़े समय में यहाँ पे अपना यहाँ पे शेयर को एग्जिट करते जाइए। अगर आपकी कॉस्ट यहाँ पे आजू बाजू में ही है 11 12 10 11 और 12 रुपए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ न्यूज़ के कारण यहाँ पे इसमें एक मूवमेंट आएगा, तो हो सकता है शेयर प्राइस में रैली कर जाएगी, तब आप यहाँ पे निकल जाएगा। ओवरऑल फंडामेंटली और स्ट्रक्चरली कंपनी वीक है और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बोगस कंपनी है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट ही कर लेना चाहिए, नहीं तो आप वैसे ही होगा आपके साथ जैसे DHFL में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और ये सारी चीज़ें होंगी। अब अब यहाँ पे कुछ है ना इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो गया है, तो हो सकता है कल यहाँ पे शेयर प्राइस एक अपर सर्किट भी मार ले या फिर लोअर सर्किट भी मार ले। ओवरऑल अपने को यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल है DHFL और वोडाफोन अपने आखिरी के यहाँ पे ट्रेडिंग डेज में भी यहाँ पे अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दिए थे। इवन यहाँ पे जेट एयरवेज में भी थोड़े टाइम पहले अभी अपर सर्किट लग रहे थे, बट हमें भी पता है वो कंपनी जीरो की जीरो है। तो आप किसी भी तरह के यहाँ पे अपर सर्किट या फिर ग्रीन शेयर प्राइस जब आपको मूवमेंट दिखता है, तो ये मत कीजिएगा कि हम यहाँ पे इसको SRE को खरीद लेते हैं, हम एक मल्टी बैगर गेन मिल जाएंगे, छोटा स्टॉक है मतलब बड़ा धमाल होगा। इस तरह की गलती मत कीजिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाइए, अपना पैसा बचाइए। मैं हर बार बोलता हूं कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। छोटे छोटे गेन्स या फिर ट्रेडिंग गेन्स के लिए अपनी पूरी पूरी कैपिटल दाव पे लगा के अपना यहाँ पे पैसा मत गवाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, उनमें पैसा लगाइए। अगर आपको नहीं समझता है तो मार्केट को यहाँ पे इस तरीके से खेलिए मत। हर बार मेरी एक ही राय रहती है, जो दिवालिया कंपनी, जो छोटी कंपनीज है जिनमें घपले हो रहे हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उसमें क्या है, देखने में एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे गेंस दिखते हैं। क्योंकि DHFL में भी ऐसे ही होता था, यहाँ पे जब उसकी ट्रेडिंग होती थी लास्ट दिनों में भी यहाँ पे सर्किट लगे गए थे, लगभग 4-5 बार सर्किट लगे थे और लोगों ने खूब ट्रेडिंग करी और लास्ट में क्या हुआ, शेयर पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें रहती है। और आज भी हमें DHFL के लिए मैसेज आते हैं कि भैया अब क्या हो सकता है कि अगर हम आपका पहले वीडियो देख लेते तो शायद आप बच जाते। देखिए ये सारी चीज़ों से दूर रहना है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, SRE में अभी भी समय है, आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका है और एक और नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे कमेटी भी आ गई है, तो वो पूरी कमेटी एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स मानी जाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा और यहाँ पे एक फर्दर स्टेप लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के अपने को बिल्कुल बिल्कुल एग्जिट करना है। इसमें मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, और इनके NPA वगैरह बहुत ज़्यादा है, रेटिंग्स वगैरह ख़राब है, और यहाँ पे बैंकर्स भी यही चाहते हैं कि इसको NCLT में लेके जाएं, और पुराने प्रमोटर्स के साथ ये लोग कोई भी डील करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे एक ऑफर आया है, जिस तरीके के ऑफर पहले भी दिखे गए थे और SRE के प्रमोटर्स ने भी ऑफर किया था कि हम लोग 100% पेमेंट कर देंगे। इस तरह के अगर ऑफर आते हैं तो उनसे बिल्कुल 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 दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन देखें पुराने प्रमोटर्स यानी पुराने केसेस यानी SR स्टील, भूषण स्टील या फिर अपन DHFL में देखें तो सभी प्रमोटर्स ने यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ऑफर करी थी कि हम 100% पैसा चुका देंगे, बट RBI और रेगुलेटर या फिर NCLT उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता और उन चीज़ों को यहाँ पे हमेशा मना करता है। तो वो सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएंगे। और कोई भी अगर यहाँ पे तरह का नेगोशिएशन या फिर किसी बाहर के इन्वेस्टर के साथ होता है, मतलब आउटसाइड SRE ग्रुप के साथ होता है, तो हो सकता है वो मूवमेंट पॉजिटिव हो। बट ओवरऑल हमें भी पता है ये NCLT में जाएगी, फिर कोई बड़ी कंपनी इसको यहाँ पे एक्वायर करेगी, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके की सारी चीज़ें होती है हर IBC कंपनी में ऐसे ही देखा गया है, भले वो आप भूषण स्टील ले लें या फिर JSW इस्पात ले लें, सभी तरह की कंपनीज में इसी तरह की यहाँ पे चीज़ें देखी गई है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स एट द एंड तो लॉस में ही होते हैं। DHFL, वीडियोकॉन, बहुत बहुत न्यूमरस एग्जांपल, इवन जेट एयरवेज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जब नया इन्वेस्टर आएगा NCLT के थ्रू, वो यहाँ पे मैक्सिमम 90% या 95%, 99% स्टेक होगा। जैसे पिरामल का भी DHFL में 100% स्टेक है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो 100% स्टेक होता है उसको जीरो कर दिया जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं इक्विटी राइट ऑफ। और लास्ट में क्या होता है, उन शेयर को यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया जाएगा, प्रमोटर वो कंपनी, नए प्रमोटर उस कंपनी को प्राइवेट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा जो आप यहाँ पे आपको इसमें SRE में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, आप ये पूछना चाहेंगे कि ये सारी चीजें कब होंगी, कितना टाइम लगेगा, हमारे पास कितना समय शेयर से निकलने के लिए, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए आपके पास कम से कम 6 महीने हैं। बट इन 6 महीने में आप ये मत देखिएगा कि हम लोग ट्रेड कर ले या फिर किसी भी तरह की चीजें कर ले, बिकॉज जनरली इन कंपनीज में न्यूज से ही सब कुछ होगा और सारी न्यूज बेस्ड ही स्टॉक यहाँ पे रहेंगे। तो अपने पास 6 महीने हैं, आप उससे निकलने के आप वेट कर सकते हैं। और जैसे ही अंत में यहाँ पे हम लोग और भी अपडेट लेते आएंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, सभी तरीके की न्यूज़, सभी तरीके की, इवन हम लोग ने वहाँ पे लिस्ट भी डाली थी, ये ऐसे गार्बेज स्टॉक्स है आरकॉम से लेके आर पावर, रिलायंस कैपिटल वगैरह तक, कि इन सब कंपनी से अपने को दूर रहना है। तो वो सारी लिस्ट अगर आपको देखनी तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पे सारे SRE ग्रुप के अब अपडेट्स आने लग जाएंगे।
और अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो वापस इसी तरीके से वीडियो बना दिया जाएगा। बस मेरी गुंजाइश ये है आपसे कि आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, इन तरह की कंपनी से दूर रहें। किसी को और भी कुछ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अपना पैसा बचाइए, बढ़िया बढ़िया कंपनीज में लगाइए। इंडिया में अभी बहुत बढ़िया बुल मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप यहाँ पे मार्केट में नए हैं, छोटे छोटे गेन्स के लिए या फिर एफएनओ ट्रेडिंग में यहाँ पे घुस के अपना पैसा मत गवाइए। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। और प्लीज़ 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 जेट एयरवेज का वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये दोनों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का पैसा बच सके और लोग अपना पैसा बचा सके। चलिए, थैंक यू सो मच।